सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां संदेशखाली को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग मैदान बना हुआ है संदेशखाली। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने से रोका गया है। शुभेंदु अधिकारी को नॉर्थ 24 परगना जिले के धामाखाली में ही रोक दिया गया है। हालांकि अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी का आज ये संदेशखाली दौरा था, लेकिन इस दौरान एक बार फिर संदेशखाली जाने से शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। उत्तर 24 परगना के धामाखाली में शुभेंदु अधिकारी का काफिला रोका गया और इस बीच इस पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जरा वो सुनाते हैं आपको। इस तरीके से व्यवहार और भाषा देखिए, 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाईकोर्ट जाऊँ। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, संदेशखाली जाने से एक बार फिर से रोका गया है और अब कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की वो बात कर रहे हैं। ऐसे में वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर, एपिसेंटर संदेशखाली, ये ध्रुवीकरण की नई लैबोरेटरी पश्चिम बंगाल में बनकर उभर रही है। विजय जी, बिल्कुल, और इसमें सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि जो औरतों की जो पीड़ा है, जिन लोगों के साथ हुआ है, जो भी हुआ, जो आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। और मुझे लग रहा है कि खास तौर से ये अब मसला औरतों की पीड़ा का, बलात्कार का या जो भी दुष्कर्म की बात हो रही है उसका नहीं रह गया, पोलराइजेशन का हो गया है। पोलराइजेशन ध्रुवीकरण का जो हो गया है कि वहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। उसमें एक तरफ ममता जी खड़ी हैं जो अपने वोट बैंक को देख रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उसका रिवर्स पोलराइजेशन पर फोकस कर रही है। तो कुल मिलाकर अब ये लड़ाई जिन विक्टिम्स की है वहां पर तो चर्चा हो ही नहीं रही। ये केवल पोलराइजेशन वोटों का कैसे किया जाए उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से बात कर रही है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, बीजेपी हो या ममता दी को। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का मसला है और उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर स्टेट पुलिस को लगाया भी है, काम भी हो रहा है, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन जो मेन एक्यूज जैसे माना जा रहा है उसे अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया, पता भी नहीं है कि कहाँ है। तो इसको लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जाहिर है वो विपक्ष की पार्टी है, आक्रामक है और वो ये कह रही है ममता बनर्जी की तरफ से बचाया जा रहा है। तो अबे सर, ये कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है जिसका जिक्र यहाँ पर विजय जी भी कर रहे थे, फायदा इससे दोनों तरफ? देखिए, दोनों तरफ फायदा हो रहा है ऐसा अभी मैं नहीं देखता। स्थानीय स्तर पर भाजपा को कुछ लाभ हो सकता है, स्थानीय स्तर पर। लेकिन जहां तक पूरे बंगाल का सवाल है, पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तब तक हिंदू समाज को अपनी तरफ नहीं खींच सकती जब तक कि वो बंगाल के मध्य वर्ग और उच्च वर्ग को, जिसको कुल मिला के बांग्ला भाषा में भद्रलोक कहा जाता है जी। भद्रलोक वो एक खास तरह का शब्द है, एक ऐतिहासिक शब्द है जिसमें उच्च मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग मिला के आता है। जब तक वो उसका दिल नहीं जीतेगी, जब तक वो भद्रलोक ये नहीं तय करेगा कि भाई ममता बनर्जी की बजाय हमारी मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उस वक्त तक ममता बनर्जी को पराजित करना उनके लिए तकरीबन असंभव है। दूसरी एक और बात, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का सवाल है। महिला आयोग की अध्यक्ष वहां पर रेखा शर्मा गई हुई हैं और बड़े बड़े बयान भी दे रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था उस वक्त रेखा शर्मा कहां थी? जो केंद्रीय महिला आयोग कहां था? यहां से उन्होंने केवल एक चिट्ठी रवाना कर दी थी, वहां तक गई तक नहीं। इसका मतलब ये नहीं है केंद्रीय महिला आयोग का ये नहीं है कि मैं उनके वहां जाने को कमतर मान रहा हूं, ये नहीं है। बिल्कुल, केंद्रीय महिला आयोग का आपने जिक्र किया यहाँ पर सर, तो उसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है। बोटी लाल कराने के लिए वहां पे गई हैं। ये महिला आयोग की हैसियत का एक गलत राजनीतिक इस्तेमाल। ठीक है, केंद्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेशखाली भी गई थी कल। रेखा शर्मा बड़ा बयान दे रही हैं। वो तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोताही बरती, वो ये कह रही हैं सीधे सीधे वो तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बंगाल पुलिस जो है वो अपना काम ही नहीं कर रही है। इस तरीके के आरोप लगाकर कटघरे में ममता सरकार को खड़ा कर रही है। सुनिए जरा। मुझे किसको रोक दिया उसको, उस पे नहीं बात करना है। डीजी से मिलने जा रही हूँ क्योंकि कल मैंने जो पाया कि पुलिस की वर्किंग में जो कोताही है, जिस चीज़ पे नहीं काम कर रहे हैं, जो लैक ऑफ वर्किंग मैंने पाई या लैक ऑफ यू कैन से द सपोर्ट टू विमेन, उस पे मैं बात करूँगी और मैं ये भी कुछ सजेशंस दूंगी कि पुलिस को किस तरह से महिलाओं को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल संदेशखाली मामले में ही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई है।
संदेश खाली जाने की इजाजत शुभेंदु अधिकारी को मिली है। देखिए, अभी तक का अपडेट ये था कि शुभेंदु अधिकारी को यहीं ये जो उत्तर 24 परगना है, इस जिले के धामाखाली में रोक दिया गया। संदेश खाली उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को अनुमति मिल गई है। शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा सकते हैं, ये इजाजत मिल गई है शुभेंदु अधिकारी को। तो अब तो शुभेंदु अधिकारी मतलब संदेश खाली जाग कर रहेंगे। और ऐसे में ये जो सियासी आर पार है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी वाली जो लड़ाई है, इसको तो नई धार मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर 2-3 आयाम आपको देखने होंगे। कहीं ना कहीं राजनीति है, उसकी बात हो चुकी, पोलराइजेशन की बात हुई, राजनीतिकरण की बात हुई। एक तरफ अब कोर्ट सामने आ गया और ये अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर आप देखें कि इसमें जेंडर जस्टिस जिसकी बात और महिलाओं के साथ जो न्याय होना चाहिए उसकी बात सर्वोपरि होनी चाहिए। रेखा शर्मा जी वहाँ गई हैं, बातें हो रही है, तो देखना चाहिए कि आखिर रिपोर्ट आती है उसमें क्या होता है। सिर्फ इस पर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब राजनीति में महिलाओं को अब मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है कि एक तरह का हथियार बनाया जाए, क्योंकि उनके लिए न्याय होना, उनके प्रति संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके ऊपर अगर राजनीति हो रही है या ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट में क्या आता है, अगर वहाँ पर महिला आयोग गया है और उसकी रिपोर्ट को हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या आता है। अच्छी बात है कि जाने की इजाज़त मिली है अधिकारी जी को, और कोर्ट इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया, तो बहुत ज़्यादा लॉ जिसको हम कहते हैं सुप्रीम होता है, तो हमें देखना होगा कि किस तरह से सही चीज़ें सबके सामने आती हैं। तो मतलब मुकेश जी, एक तरीके से इसको झटका माना जाएगा ममता सरकार के लिए। वो तो बिल्कुल ये गवारा नहीं कर रही थी कि विपक्षी दलों का कोई भी नेता संदेश खाली पहुंचे, लेकिन अब हाईकोर्ट के जरिए रास्ता बना लिया संदेश खाली तक पहुंचने का बीजेपी ने। दरअसल मुद्दा शुभेंदु अधिकारी के संदेश खाली पहुंचने का नहीं है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी संदेश खाली की घटना को लेकर फ्रंट फुट पर नहीं है, वो खुद बैक फुट पर है। जिस दिन बीजेपी मुख्यालय में स्मृति ईरानी प्रकट हुई थी और उन्होंने रौद्र रूप में कहा था कि हिंदू महिलाओं को टारगेट करके शेख शाहजहां ने वहाँ पर उनका बलात्कार किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए उनको रात भर उठा के ले गए, तब हमने भी जब पड़ताल की थी तो पता चला कि पश्चिम बंगाल का महिला आयोग उसी दिन वहाँ का दौरा कर रहा था। यानी कि खुद ममता बनर्जी संदेश खाली को लेकर परेशान हैं और वो नहीं चाहती हैं कि किसी तरह से वहाँ पर विपक्ष अपना डेरा बनाए। वो इसको पोलराइजेशन का इशू नहीं बनने देना चाहती है किसी भी कीमत पर। लेकिन ये संदेश खाली का संदेश बहुत बुरा उनके लिए गया है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और ये उन्होंने उनके सामने साफ है, क्योंकि उन्होंने कल जब कहा कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तिल तो है वहाँ पर, और उसको लेकर ममता बनर्जी की परेशानी है। एनआईए की एंट्री यहाँ पर ये बताती है कि अब ममता बनर्जी की पुलिस शाहजहां को बचा नहीं पाएगी। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को रोकने की क्या जरूरत है? मतलब उनको जाने देना चाहिए, उससे ही ज्यादा बढ़ रहा है कि आप लगातार रोके जा रहे हैं, तो एक शक पैदा होता है कि क्यों सरकार ग्राउंड पर जाने से पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ये तो एक तरीके से चरित्र रहा है ना, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, सरकार होती है, अगर उनके यहाँ कुछ होता है तो वो विपक्षी दलों को वहां पर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि साहब ये रोटियां सेकने के लिए जा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो वही रवैया यहाँ पर ममता सरकार का भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन झटका ममता सरकार को जरूर लगा है कि जो चाह रही थी ममता बनर्जी वो होगा नहीं, क्योंकि अब हाईकोर्ट के जरिए बीजेपी ने संदेश खाली तक पहुंचने का रास्ता हासिल कर लिया है। और इस बीच आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। सियासत लगातार पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर गर्माती हुई। अब जबकि शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने की हरी झंडी मिल गई है, तो फिर शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली की ओर बढ़ते हुए हाईकोर्ट की इजाजत के बाद शुभेंदु अधिकारी अब संदेश खाली की ओर बढ़ रहे हैं, रवाना हो गए हैं शुभेंदु अधिकारी। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, आप जानते हैं जो संदेश खाली है उस तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, नदी पार करके ही संदेश खाली पहुंचा जाता है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी नाव में सवार हो चुके हैं, संदेश खाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश बहुत बंगाल सरकार की तरफ से की गई कि विपक्षी नेताओं को संदेश खाली ना जाने दिया जाए। धारा 144 का हवाला देकर पहले जो बीजेपी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल जाना चाहता था, संदेश खाली उन्हें जाने से रोका। कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देकर सियासत करने के विपक्षी दलों पर आरोप लगाकर बंगाल सरकार की यही कोशिश रही कि विपक्षी दलों के नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका जाए। लेकिन आखिरकार शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट के जरिए राह निकाली है उन्होंने संदेश खाली तक पहुंचने की। और अब संदेश खाली के रास्ते में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के भीतर से सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा।
ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में बात नहीं बनी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। गठबंधन को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत टूट गई। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों को लेकर ये पूरा का पूरा मामला अटक गया। कल देर रात बातचीत का सिलसिला टूटा। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुलाकात भी नहीं होगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, कल तक खबर थी 17 सीटों वाला ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस को दिया गया, मामला कहां अटका? मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों की बात कही जा रही। अभिषेक, देखिए, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं रोमाना, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस से ये कहा गया था कि आप शुरू कीजिए 2014 से, चूंकि 2014 के बाद 2017 में 7 लड़े थे, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा 2019 और उसके बाद 2022, इन सब चीज़ों को आकलन करने की बात कही गई थी और किसको कितने वोट मिले हैं उसकी बात कही गई थी और उसके आधार पर तय किया जाए। समाजवादी पार्टी के सोर्सेज का कहना है कि कांग्रेस अड़ गई थी कि उसको मुरादाबाद मंडल में सीटें चाहिए और मैं आपको वो सीटें बता रहा हूं जिस पर वो अड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि मुरादाबाद मंडल में उनको अमरोहा चाहिए, उनको मुरादाबाद चाहिए, ये सारी सीटें उनको चाहिए थी, जिस पर कि वो अड़ गए थे कि इसको लिए बगैर वो नहीं मानेंगे। जबकि यहां पर जो समाजवादी पार्टी के सोर्सेज का कहना था कि उनके पास जो वोट थे, जो उनके पास जो संख्या थी वो कहीं ज्यादा थी और उनका प्रदर्शन बहुत ही आगे था। लेकिन इसके बाद भी अड़ी रही कांग्रेस और फाइनली ये हुआ कि कल देर रात करीब 12 बजे के करीब उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि इस मामले में अब राहुल गांधी की ओर से कोई बात नहीं होगी। अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं और अजय राय जो अध्यक्ष हैं वही बात करेंगे और कांग्रेस ने जो ये मांगा है इसी पर आपको फाइनली एग्री होना होगा, जिसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं हुई। और मेरे पास रोमाना उन 20 सीटों का ब्यौरा भी मौजूद है जिन 20 सीटों पर बात चली थी। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि कांग्रेस मांग क्या कर रही थी। नहीं अभिषेक, मतलब इसका मतलब ये हुआ अभिषेक उपाध्याय कि कांग्रेस पहले दिन से जो उत्तर प्रदेश को लेकर मांग कर रही थी, और मैं पहला दिन इसलिए कह रही हूं क्योंकि तब तो आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी भी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। 20 सीटें पहले दिन से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मांग रही थी। 17 सीटें कल समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर कांग्रेस को दे दिया गया था। मतलब कांग्रेस जरा भी अपने स्टैंड में टस से मस नहीं हुई। बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको इन 20 सीटों का खुलासा भी कर दे रहा हूं कि वो 20 सीटें कौन थी। ये इसलिए बताना जरूरी है रोमाना कि तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कांग्रेस की डिमांड क्या थी और उनके वोट क्या थे। आप सोचिए, बाराबंकी की इसमें सीट थी, बाराबंकी की सीट थी, धौलेरा की सीट थी, सीतापुर की सीट, फूलपुर की सीट, इलाहाबाद की सीट, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, ये आप अलग अलग रीजन में आप देखती जाइए। मुरादाबाद, भदोही, बहराइच, श्रावस्ती, डुमरियागंज, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, लखनऊ और कैसरगंज, यानी कि इसमें सेंट्रल यूपी भी है, इसमें वेस्ट यूपी भी, इसमें पूर्वांचल भी है। इस तरह की वो 20 सीटें। और समाजवादी पार्टी के सोर्सेज कहना था कि अगर आप यहां पर वोट का परसेंटेज देखिए तो समझ लीजिए कि 3 गुने कई जगह, 4 गुने कई जगह, 5 और 6 गुने का अंतर है जो कांग्रेस को वोट मिले हैं, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले हैं। तो अब क्या माना जाए? मतलब अब बातचीत खत्म, अब ये गठबंधन जो है औपचारिक तौर पर उसको समाप्त माना जाए उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, सबसे अहम बात यह है रोमाना कि मैं आपको एज पर सोर्सेज बता रहा हूं हुआ क्या है। क्योंकि ये मामला राहुल गांधी के लेवल से डील हो रहा था, जो समाजवादी पार्टी के सोर्सेज हमको बता रहे हैं, और उनको ये कन्वे किया गया कि अब इसमें राहुल गांधी बात नहीं करेंगे। अब इसमें मैं आपको नाम भी बता रहा हूं जो सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रभारी अविनाश पांडे और अजय राय, वो जो टेक है उससे आप बात कीजिए। तो इसमें अब गुंजाइश ही नहीं रह गई कि आगे कोई नेगोशिएशन हो पाए, और नेगोशिएशन की गुंजाइश न होने के नाते आप देखिए समाजवादी पार्टी लगातार अपनी सीटें घोषित करती जा रही है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर एक और लिस्ट उनकी जारी होगी, और जो सीटें कांग्रेस क्लेम कर रही थी उन सीटों पर भी वो अपने उम्मीदवार घोषित करने जा रहे हैं। तो ये जो डील चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, ये बातचीत सोर्सेज बता रहे हैं टूट गई है। और इसकी वजह यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस वो सीटें मांग रही थी जहां वो कहीं लड़ाई में थे ही नहीं, इसके बाद भी उनको 17 सीटें देने पर समाजवादी पार्टी तैयार हो गई थी। मुरादाबाद मंडल की सीटें भी देने को तैयार हो गई थी। मांग इसको कहा जाएगा ना, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो मुरादाबाद सीट को लेकर क्लेम कर रही है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमपी है डॉक्टर एसटी हसन। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड पहले दिन से थी, 20 सीटें लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में, उसी पर कांग्रेस अड़ी रही और नतीजा भुगतना पड़ रहा है, खमियाजा उठाना पड़ रहा है इंडिया गठबंधन को, इस लिहाज से कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश में भी अब इंडिया गठबंधन आप खत्म ही मानिए। कांग्रेस के महासचिव है जयराम रमेश, उनका एक बयान आज ही सामने आया है और उनकी तरफ से आज सुबह कहा गया था कि बातचीत जो है वो तो बहुत सकारात्मक माहौल में चल रही है। जब गठबंधन होता है तो फिर लेने देने का सवाल तो होता ही है। उत्तर प्रदेश में हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। गठबंधन में समाजवादी पार्टी और अपना दल भी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें। हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। एक बार फिर से अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं। तो अभिषेक, मतलब कुछ दम नजर आ रहा है अब इस बयान में? पुराना हो चुका है बयान, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, गाड़ी निकल गई। देखिए, ये ऐसा ही बयान है जैसा कि आपको याद होगा नीतीश कुमार के एक दिन पहले तक बयान कांग्रेस के आ रहे थे कि हमको उम्मीद है वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारी बात हुई है। ये उसी पैटर्न पे चल रहा है। देखिए, ये मैसेजिंग है और यहाँ पर पॉलिटिक्स ये कहती है कि आखिरकार गठबंधन टूटने का जिम्मेदार कौन है। ये वो पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ये साबित करना चाह रही है कि हम तो लगातार बात कर रहे थे लेकिन इनके चलते ये गठबंधन टूटा, इसलिए ये इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और देखिए, मैं जो आपसे बात कह रहा था कि उसमें बिजनौर भी शामिल है, सोचिए आप, अमरोहा भी शामिल है, उसमें मुरादाबाद भी शामिल है। और आपको बिजनौर का मैं एक डेटा देता हूं। बिजनौर का जो मेरे पास डेटा है वो ये बताता है कि जो कैलकुलेशन हुआ है उसके मुताबिक ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये लेटेस्ट बता रहा हूं, इसमें 4,86,000 और 6,023 इस टाइप का डिफरेंस है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है जिस डिफरेंस की कोई सीमा ही नहीं जब इसका कैलकुलेशन हुआ है। और उसके बाद भी कांग्रेस इन सीटों के लिए सोर्सेज दावा करते हैं अड़ी हुई थी। तो फाइनली अभी तक की जानकारी यही है कि ये बात पटरी से उतर चुकी है रोमाना। और इसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी इसके आगे बढ़कर के अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है और उसका यह भी मानना है कि इसके बाद भी कोई उसको सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत टूट गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को बताया गया कि उनकी बात नहीं मानी जा सकती। मतलब जो समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों वाला ऑफर दिया था कांग्रेस को, वो 17 सीट वाला ऑफर कांग्रेस को कबूल नहीं। कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट समाजवादी पार्टी को दी है। इसके बाद बातचीत बताया जा रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टूट गई है। तो अब ऐसे में सवाल जिसको लेकर चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस सपा, तो क्या ये बिखराव की पटकथा, मतलब ये तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि शायद यहां पर कुछ इंडिया गठबंधन जिसको बनाने को लेकर चले थे उसकी लाज रह जाएगी, वो भी खत्म। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं रोमानी जी। हालांकि वैसे राजनीति में कोई भी अंतिम वाक्य और अंतिम वो नहीं होता कि अंतिम घटना हो गई या कुछ भी नहीं होगा, उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है सीटों के हिसाब से, 80 सीटों का, और वहाँ पर कांग्रेस सबसे कमज़ोर स्थिति में है। तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपना कुछ स्थिति करेगी। लेकिन जैसे आपने कहा वो बिल्कुल ठीक था कि वो पहले दिन से 20 सीटों पर बात कर रहे थे और अखिलेश जी ने पहले 11 सीटों की बात की, फिर 14 की और अब 17 पर वो आ गए हैं। और जिसमें मुरादाबाद, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जहाँ सिटिंग एमपी हो वहाँ कांग्रेस यदि मांग कर रही है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो स्थानीय नेता होते हैं, जैसे अभी प्रभारी नए बने पांडे साहब हैं और अजय राय, तो हमेशा से ही ये लगातार कोशिश करते रहे कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई बहुत बड़ा उनका वो नहीं बने, तो वो बिखराव हो रहा है। और अब ये पटकथा कहाँ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि 2019 मुझे आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत पर ही असर डालने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मतलब अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग कर लिया है। ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी, और उसका ऐलान आज बहुत संभव है कि कर देंगे। तो अब उसी के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में जो महासचिव पद है उससे पहले इस्तीफा दे चुके थे, अब उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, एमएलसी पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है।